नमस्कार साथियों, अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, एक स्त्री के सिद्धांत होते हैं, विचार होते हैं। मैं नारी हूँ, सब कुछ सह सकती हूँ, पर झुक नहीं सकती। आज की हमारी आदरणीय मेहमान है डॉक्टर शिप्रा माथुर जी। आप वरिष्ठ पत्रकार, लेखक, शिक्षक, चिंतक और धरातल जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक की लेखिका है। आप राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों, पुरस्कारों से सुशोभित हुई है। आपकी बुद्धि, विद्या, साहस और ईमानदारी हमेशा अटल रही है। आपकी सकारात्मक सोच के साथ किया गया योगदान समाज के लिए सदा सदा प्रेरणादायी रहेगा। तो आइए मुलाकात करते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब शिप्रा माथुर जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आप एक वरिष्ठ पत्रकारिता है, एक पत्रकार का जीवन तो है तो कठिनाइयों भरा ही। कठिनाई तो जीवन में मुझे लगता है कि कोई भी पेशा हो, जो अगर पूरी मेहनत और लगन से कोई भी काम किया जाता है तो चुनौतियां तो सब में होती हैं। क्या आप थोड़ी सी हमें वो यात्रा करवाएंगी क्या, जब आप नानकड़ी नन्ही परी थी? छोटी थी तो मुझे मेरे घर के लोग कहा करते थे कि इसका पूरा ध्यान केवल पढ़ाई और सबको कंट्रोल करने में जी। कि टीचर की भूमिका में जैसे बच्चियां होती हैं वैसे। तो पर ये था कि पढ़ाई के प्रति बहुत मेरा लगाव था। मेरा भाई जब स्कूल में जाने लगे थे, बड़े थे मुझसे, और मैं जब स्कूल में नहीं जाती थी तो मैं वो इसलिए रोते थे कि स्कूल नहीं जाना होता था, और मैं इसलिए रोती थी कि मुझे स्कूल जाना होता था। और आगे की जब पढ़ाई जैसे जैसे स्कूल में गए और आगे बढ़ी जिंदगी, तो माता पिता का भी स्वभाव ऐसा था कि घर में चाहे कोई त्योहार हो, कोई आयोजन हो, कोई भी मौका हो, बीमार भी हो तो भी वो स्कूल की छुट्टी नहीं करने देते थे। वाह। तो हर साल 100% अटेंडेंस का अवार्ड जो है वो मिलता ही था। तो बीमारी होती थी, हल्का सा बुखार है, कोई बात नहीं, जाओ स्कूल। पालन पोषण कैसा रहा? पालन पोषण जैसे पहले के समाज थे हमारे, कि परिवार जो है संयुक्त परिवार था, उसमें हम देखते थे कि कई तरह की चुनौतियां माता पिता के सामने भी होती हैं। मध्यम वर्गीय, बल्कि मतलब बहुत सामान्य परिवार था हमारा। पिता जो है वो बहुत मेहनती थे, सबसे बड़े थे घर परिवार में, तो उनका अपने पिता के प्रति, अपने माता पिता के प्रति बहुत श्रद्धा थी, बहुत सम्मान था, तो उसमें लगते थे। तो उनको हमने हमेशा घर परिवार का ध्यान रखते हुए ही देखा, और हमारी पढ़ाई लिखाई जो सामान्य तरीके से होती थी वो माँ का ज़्यादा ध्यान रहता था उसमें। तो फिर जब बड़े हुए तो ये हुआ कि भाई विषय क्या लेना है, सब्जेक्ट क्या लेना। 9th में पहले सब्जेक्ट ले लिया करते थे। अच्छा। तो अब तो 11th में लिए जाते हैं, और 9th में आप सोचो बहुत छोटे होते हैं कि जब समझ भी नहीं होती है। तो पिताजी ने कहा इसकी खेल कूद, कला और इसमें ड्राइंग, इस सब में रुचि है तो तुम आर्ट्स ले लो। अब वो दौर था तो हमें लगता था आर्ट्स तो हमारे मतलब साइंस लेंगे हम तो। अच्छा। तो विज्ञान का विषय फिर हमने 9th में चुना, और फिर उसके बाद आगे की पढ़ाई हुई। पिताजी का स्थानांतरण कई जगह होता रहता था, तो कभी जयपुर पढ़े, कभी अलवर गए, कभी जोधपुर पढ़े, तो ऐसे घूमना होता रहा। और मुझे लगता है वो एक प्रक्रिया ऐसी थी कि जिसमें हमने बहुत सीखा, क्योंकि पिताजी तो रहते थे अपने काम में व्यस्त, और सरकारी नौकरी थी और पूरे 24 घंटे एक तरह से काम में ही लगे रहते थे। तो उसने बहुत अपने एक तरह से इंडिपेंडेंट भी बनाया कि छोटे मोटे घर के काम या घर परिवार के काम, तो वो उसी तरह से ग्रूमिंग हुई कि अपना काम अपने आप करो। बीमार भी हैं तो अस्पताल भी जाना है, तो 9th में भी थे, 8वीं 9वीं में तो भी अपने आप ही जाया करते थे।
बच्चियों को पढ़ाने की आज़ादी उस टाइम शायद कम लोग। हाँ, हमारा जो इतनी जागरूकता। एक्चुअली हमारी जो कायस्थ परिवार जो होते हैं वहाँ पढ़ाई पर हमेशा से ज़्यादा। बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब मैं कॉलेज में भी थी तो मुझे याद है कि मेरी दादी भी जब उनका स्वर्गवास हुआ उस दिन भी माँ का ये था कि भाई घर के जो भी काम हैं वो सब हो गए, अब तुम अपनी पढ़ाई में लगो। तो वो मुझे लगता है कि वो कभी जैसे और जातियों में परिवारों में जो भेदभाव सुनने को मिलता है देखने को मिलता है वो कम से कम मैंने उस तरह से नहीं कभी देखा। और मैं अकेली बेटी थी पूरे घर परिवार में तो वैसे भी थोड़ा सा लाड़ प्यार ज़्यादा आप था। इकलौती। हाँ, इकलौती थी पूरे घर परिवार में। जीवन में सबसे बड़ी प्रेरणा कौन सी रही जिसने पत्रकारिता और लेखन की दिशा दे दी? प्रेरणा बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। हाँ भागते दौड़ते तो सब हैं जी, लेकिन दिशा दिखाने वाला अगर सही समय पर कोई मिल जाए तो मुझे लगता है सबसे बड़ा सौभाग्य है किसी के भी जीवन में। बहुत बड़ी बात है। और मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मेरे घर के बहुत पास में, हम जहाँ बल्कि स्कूल में हम पढ़ते थे उसका जो मैदान था वहाँ पर रामकृष्ण मिशन वालों ने अपना काम शुरू किया था जब हम कॉलेज स्कूल से निकले ही थे। तो उसके बाद में तो एक तरह से कहते लॉटरी लग गई थी हमारी वाह जी। कि हमारा मैदान था, जाना पहचाना जगह थी, घर के नज़दीक था। तो वहाँ सबसे पहले लाइब्रेरी खुली और उस लाइब्रेरी में मेरा इतना मन लगता था कि मैं बस खेल कूद से ज़्यादा इतना मेरा लेना देना नहीं था। मैं बस अपना काम करती, अपने स्कूल जाती, पढ़ाई करती और फिर कॉलेज में आए तो कॉलेज की जो एक रूटीन था उसके बाद बस शाम को लाइब्रेरी का इंतज़ार करती कि कब खुलेगी लाइब्रेरी और कब जाके बैठूं। तो लाइब्रेरी में पढ़ने से भी ज़्यादा जो बात सबसे मुझे लगता है जीवन ने दिशा दी वो ये थी कि वहाँ जो साधु संत जिनसे मिलना होता था वो सब पढ़े लिखे लोग थे। तो जैसे आप माता पिता से आप अपनी हर छोटी चीज़ जीवन में जो उथल पुथल है, कुछ मन में जो चल रहा है, एक लड़की होने के नाते आपको थोड़ा सा जो घुटन महसूस होती है, आप किसी से कह नहीं पाते, वो सब सहूलियत जो है वो घर से ज़्यादा रामकृष्ण मिशन में मिली। वाह। तो ऐसे मुझे एक तरह से कहना चाहिए कि दिशा देने वाले लोग आशीष महाराज थे वहाँ पर। और आशीष महाराज इतना स्नेह रखते थे, इतना स्नेह, वो उनका रोज का सवाल होता था जैसे ही लाइब्रेरी में समय पूरा हुआ, क्या पढ़ा शिपू शिपू बोलते थे मुझे जी। कि क्या पढ़ा आज, अच्छा क्या चल रहा है, आगे क्या करना है। तो अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई लिखाई वो सब उनसे साझा होता था जी। और वहीं अच्छा किताब खरीदने के पैसे होते नहीं थे सामान्य सा परिवार था तो ऐसा नहीं कि हर किताब हम खुद खरीद के पढ़ लें। तो आशीष महाराज कहते थे तेरे को जो चाहिए वो लिया, ये अलमारी, ये चाबी। मैं चौड़ा रास्ता जाती थी, उनसे कहती थी मुझे ये किताबें चाहिए, वो बिना पैसे के मुझे किताबें दे देते थे रसीद बना के। मैं मिशन आती थी, उनसे पैसे लेती थी, अगले दिन उनको भुगतान करके आती थी। ये जो भरोसे की दुनिया थी उस वक्त। वाह जी, बहुत बड़ी बात है ये। मतलब आज मैं सोचती हूँ तो कितनी बड़ी बात है कि आपने मुझ पे भरोसा करके कि ये किताबें जो तेरे को लेनी है, जो तू पढ़ना है, अपनी पढ़ाई कर, पैसे की चिंता नहीं कर, ये लाइब्रेरी तेरी, ये अलमारी तेरी, ये चाबी तेरी तू रख अपनी चाबी। तो जैसे घर और लाइब्रेरी एक ही था मेरा। तो वैसा जीवन मेरा जो युवा जीवन था ऐसे मिलता गया और मैं अपनी पढ़ाई आगे करती गई, जो कुछ हूँ आज उनकी बदौलत हूँ। जी जी। पत्रकारिता और अध्ययन दोनों में संतुलन बनाए रखना आपके लिए कितना कठिन? नहीं, कठिन बिल्कुल भी नहीं था, आसान क्योंकि था। बहुत ही आसान इसलिए था क्योंकि जीवन में जो मुझे लगता है मैं और कुछ कर ही नहीं सकती थी, मुझे कुछ आता ही नहीं है। कुछ चुनौतीपूर्ण रहा क्या? चुनौती तो बहुत रही, चुनौती तो रही, मतलब उसको विकल्प के तौर पर या अपने जीवन में ध्येय के तौर पर चुनना तो आसान था क्योंकि लिखने पढ़ने में रुचि थी। वही आगे पढ़ाई की, अपनी बीएससी के बाद में जर्नलिज्म ही पढ़ा, उसी की डिग्री की, वही लिखना पढ़ना जो बचपन से शौक था वही पेशा था तो वहाँ कोई चुनौती नहीं थी, लिखना कोई चुनौती नहीं थी, भागना दौड़ना कोई चुनौती नहीं थी। बात ये होती है कि घर वालों का, मतलब शादी से पहले भी मैं कहूँ तो
पिताजी बहुत इसको अच्छा उस तरह से नहीं मानते थे कि पत्रकारिता क्या चुन लिया तुमने, क्योंकि जब रिपोर्टिंग में जब जाते थे तो रात बेरात लोगों के साथ उठना बैठना, तो उन्हें और एक पिता के तौर पर जो चिंता होती है वो चिंताएं उनकी भी थी। तो मैं अगर अंधेरा जब हो जाता था उसके बाद आती थी तो पापा छत पे घूमते हुए मिलते थे। वो उनकी चिंता थी। वो उनकी चिंता थी। और मुझे कहीं अंदर लगता था कि शायद ये खुश नहीं है इस बात से कि मैंने पत्रकारिता का पेशा चुना है, ये जरूर मुझे कभी कभी लगता था। पर फिर मुझे लगता था मैं और कुछ बेहतर नहीं कर सकती, मैं सबसे अच्छा अगर कुछ कर सकती हूँ तो पत्रकारिता ही कर सकती हूँ, तो मुझे छोड़ना भी नहीं था वो। तो वो जो बैलेंस है, माँ का बहुत सपोर्ट रहता था, वो बिल्कुल ऐसे जैसे आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं कि उनकी रुचि रहती थी। अच्छा आज आकाशवाणी गई तो क्या बोल के आई, कब आएगी तेरी रिकॉर्डिंग। फिर जब आता था तो मेरी आदत नहीं थी बहुत ज़्यादा बताने की, मुझे थोड़ा झिझक होती थी कि क्या बताना है इसमें। फिर वो पढ़ लेती थी कि अच्छा आज इतने बजे इसके कार्यक्रम का प्रसारण होगा, फिर वो टेप लगा के उसको रिकॉर्ड करके रख लेती थी। और वो मेरी सबसे अच्छी एक तरह से कहते हैं कि आलोचक भी थी कि अच्छा बोला तूने और कहाँ से पढ़ती है तू इतना। तो वो मतलब आपको घर में ही एक ऐसा व्यक्ति मिला हुआ होता है जो आपका हौसला बढ़ाता रहता है। तो माँ ऐसी मिली और पिता की जो चिंताएं थी वो अपनी जगह, उसका जो एक दबाव रहना चाहिए वो भी ज़रूरी था, तो वो भी मिलता रहा। शादी विवाह बहुत जल्दी हो गई। मतलब आज के लिहाज से देखें तो 23 वर्ष की थी मैं जब विवाह हुआ, तो बीकानेर में विवाह हुआ। तो मेरी नाराज़गी इस बात से रहती थी उस वक्त कि बीकानेर आपने कर दिया तो मेरा सारा, इतनी मेहनत है मेरी जो मैंने की यहाँ भाग दौड़, वो सारी कैसे चलेगी। तो मैंने नाराज़गी में कह लीजिए उस वक्त की जो उम्र की एक होती है, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है अब शादी करेंगे तो फिर ये नहीं कर पाएंगे। पर फिर मैंने टीचिंग को ऑप्शन एक बनाया कि अपनी पढ़ाई लिखाई तो मैं मास्टर्स किया, नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया, वो सब किया। मुझे लगा कि अब ठीक है टीचिंग में थोड़ा सामंजस्य बैठ जाएगा वैवाहिक जीवन और इसके बीच में, तो देखेंगे। हालांकि उससे भी फिर घर में नाराज़गी हुई कि बिना पूछे छोड़ दिया तुमने। अच्छा खासा चल रहा था तो वो एक पसंद था। हाँ, उधर कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा, उन्हें पता था कि पत्रकारिता में है, और मैंने कहा कि कायस्थ समाज में एक ये सहूलियत तो है कि पढ़ने लिखने और जो भी आप अपना करियर चुनना चाहो तो उसके प्रति कोई मतलब एक धारणा उस तरह से नहीं बनाते हैं लोग कि कोई अच्छा पेशा है। जीवन साथी का सपोर्ट रहा हमेशा? एक मायने में रहा। एक मायने में रहा। और वही मुझे लगता है कि देखिए आपकी जो परवरिश होती है, कई बार आप जहाँ जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं वहाँ की कुछ अपनी एक जड़ता भी होती है, एक सोच विचार का एक अपना तरीका भी होता है। तो मुझे लगता था हम जयपुर में पले बड़े तो एक थोड़ा सोच का एक विस्तार था। हाँ। और जिस माहौल में हम गए वहाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ों की स्वीकार्यता नहीं थी। जी। तो होता था थोड़ा सा क्योंकि घर परिवार और उसके बीच में बैलेंस बनाना आसान तो नहीं होता है। घर परिवार को भी मुश्किल होती है क्योंकि उनकी कुछ अपेक्षा होती है और आप उस अपेक्षा को पूरी ना कर पाओ। उन्होंने जीवन भर उसका एक तरह से प्रतीक्षा होती है उनका कि कोई बहू आएगी और अच्छे से संभालेगी, और उनकी पूरी अपेक्षाएं आप पूरी ना कर पाओ तो वो द्वंद्व तो होता है। बिल्कुल। तो द्वंद्व भी सहा, और मुझे लगता है कि उसका बहुत ज़्यादा मैं अब याद नहीं करती हूँ उन चीज़ों को, क्योंकि वो एक उम्र भी थी ना, क्योंकि 23-24 साल में आप बहुत कुछ करना चाहते हो, जीवन मतलब आकाश छूना चाहते हो आप उससे। बिल्कुल। और आपको धरती भी नहीं मिल रही होती है। कि धरती पे भी पकड़ नहीं हो रही है तो आकाश कहाँ से छुएंगे आप। तो वो एक थोड़ी सी द्वंद्व तो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि जितना संघर्ष जिसके हिस्से आता है, आज मैं इस बात को मानती हूँ कि जितना संघर्ष आपके हिस्से आता है वो भी आपका सौभाग्य है जी, क्योंकि वो आपकी जो चेतना है उसको जहाँ चेतना होनी चाहिए आपकी और आपका जो चित्त है जहाँ स्थिर होना चाहिए उसको वहां तक खींच कर लाने में वही संघर्ष काम में आता है। वाह। अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव बताइए जिसने आपके दृष्टिकोण को अचानक बदला।
नहीं, मैं सबसे पहला जो मैं कहती हूँ आपसे कि बचपन में अगर देखूं तो मेरे दादा से मुझे बहुत लगाव था। मेरे दादाजी जो थे वो पढ़ने, मतलब मुझे संयुक्त परिवार में थे, लेकिन पूरे परिवार में शायद एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसका कि पढ़ने लिखने, संगीत, उर्दू, कविताएं, भजन, ये सब शौक थे उनके। और मैं उनकी, मतलब कहना चाहिए जैसे फैन होते हैं ना, जी जी। मैं उनकी फैन थी। आज भी उनका जो लिखा सब कुछ है वो मेरे पास ही सहेजा हुआ है और किसी के पास नहीं है। तो मैं उनसे उर्दू सीखती थी बचपन में, और वो मुझसे इतना स्नेह रखते थे। तो मुझे लगता है कि पहली दिशा या पहला आपको प्रेम का जो अनुभव होता है, बचपन में भी जो प्रेम का अनुभव होता है, वो मेरे दादा ने मुझे कराया। मैं जब चौथी पांचवी में पढ़ती थी तो उन्होंने एक कविता लिखी थी मुझ पर, और उनको बहुत गर्व होता था जब मैं स्कूल में कविता पाठन में या डांस में पार्टिसिपेट करती थी, कुछ जीत कर आती थी, कुछ करके आती थी। जी जी जी। तो सबसे ज्यादा जो खुश होते थे वो मेरे दादा होते थे। तो एक जो दिमाग पर हमेशा एक छाप रही, वो एक मेरे दादाजी जो थे उनकी रही। दूसरा मैंने कहा कि आशीष महाराज, जो मुझे अपने युवा जीवन में, मतलब मैं 16, 17, 18 की उम्र की रही होंगी, तब मुझे उनका सानिध्य मिल गया। तो वो जीवन को दिशा देने से ज्यादा मुझे लगता है दृढ़ता देने वाला जो एक पड़ाव होता है कि अब जीवन में आप कुछ भी झेल जाओगे और किसी ना किसी रूप में आपको सामना तो होना ही है, चाहे पढ़ाई के तौर पर या शादी की व्यवस्था में या आगे जीवन जो चलेगा उसमें चुनौतियां तो आनी ही है। जी जी। लेकिन वो जो दिशा मिली, मुझे लगता है कि वो एक बड़ा पड़ाव था कि आशीष महाराज और साधु संतों की संगत हमें शुरू से मिल गई। आप लाडो मुहिम प्रधानमंत्री सरपंच संवाद तक पहुंची, ये अनुभव कौन सा? ये बहुत बात का अनुभव है एक्चुअली, कि उसके बाद आपने जैसे कहा कि जैसे हम कॉलेज से निकले, फिर विवाह हुआ, फिर आगे का जीवन, नौकरी चली, फिर नौकरी बदली फिर पत्रकारिता का एक फिर से जुनून जो था वो वापस जागा कि अब भाई हो गई, पढ़ा लिया। पढ़ाने में जो चुनौती आपको वो महसूस नहीं होती है जो आपको पत्रकारिता जीवन में होती है जी। तो एक सदा सधाया आपका जीवन है, करियर है, वो अचानक आप ये तय करते हो कि इसको छोड़ते हैं अब अपन, कोई रीजन नहीं है आपके पास में कि नहीं अब इतना भी सरल जीवन नहीं चाहिए। तो वो जीवन पढ़ाने वाली जो व्यवस्था थी उसको फिर छोड़ा, टीचिंग छोड़ी और फिर पत्रकारिता में आई। तो पत्रकारिता में आना एक तरह से मुझे लगता है कि वो भी एक जीवन का बहुत बड़ा पड़ाव था, क्योंकि उसमें चुनौतियां कई गुनी थी। बच्चा छोटा था, चुनौतियां ज़्यादा थी। मतलब इवनिंग अखबार में मैंने न्यूज़ एडिटर की तरह जब ज्वाइन किया अपनी टीचिंग छोड़कर 3 बजे उठती थी रात को, 4:30-5 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, 12 साढ़े 12 अखबार आता था मार्केट में। उसके बाद पीछे से सारी व्यवस्थाएं देखते देखते 3-4 बज जाते थे, फिर घर आती थी और बच्चा छोटा होता था। और बच्चे का हमेशा आप खुद माँ हैं, छोटे बच्चे होते हैं उनको और कुछ नहीं, माँ बस आसपास रहे, बस मम्मी उसी से स्वस्थ रहते हैं वो ये बात। तो इसीलिए इसका स्वास्थ्य जो है वो बहुत प्रभावित होता था मेरे मतलब समय नहीं होने से। तो मैं आती थी तो फिर बीमार होना, फिर डॉक्टर के पास लेके जाना, तो वो थोड़ा सा इसीलिए चुनौती हो जाती थी वो अपने आप में। काम चुनौती नहीं होता था, काम तो आता है आपको अगर, तो काम तो हल्का होता है, फिर काम में कुछ आपको परेशानी नहीं होती है, लेकिन समय आपके पास नहीं होता, संतुलन बिठाना। तो वो संतुलन मुझे लगता है जीवन में होता ही नहीं है, संतुलन जैसी कोई चीज कोई संतुलन बैठता ही नहीं है कभी, क्योंकि अगर आपको समाज में समय देना है तो घर के समय से कटेगा ही, बिल्कुल, और घर में समय ज्यादा देना है तो समाज का कट होगा समय, तो वो बैलेंस कभी नहीं बैठता है। खासतौर से महिलाओं के जीवन में कभी कोई बैलेंस नहीं बैठता है, क्योंकि अभी कल ही मैं बेटे से बात हो रही थी तो कहने लगा कि मेरे पास तो आप हो, आपको भी एक माँ की जरूरत है घर में तो मुझे जीवन में सबको एक माँ की जरूरत होती है पीछे से, कि उसको संभाल ले, उसके खाने पीने का पूछ ले, उसका दर्द बांट ले, उसके थोड़े कपड़े या जो व्यवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा ठीक से सहेज ले, तो आपका जीवन वैसे बहुत आसान हो जाता है। पर अगर आपके पास वो व्यवस्था घर में नहीं है तो फिर तो कोई बैलेंस नहीं है, फिर आप वही करते रहोगे, थोड़ा सा द्वंद्व चलता ही रहेगा
तो लाडो मुहिम आप पूछ रहे थे, मैं कहाँ से कहाँ ले गई बात को। नहीं मैम, आपके अनुभव तो लाडो वाला अभियान क्या है कि जब मैंने अखबार में जब गई और एक नया काम एक तरह से मैंने आगे पीछे, माफी चाहती हूँ, आगे पीछे पूछ सकते हैं आपसे इसलिए कि हमारे लिए साक्ष्य जुटाना इतना आसान नहीं। हाँ, नहीं कोई वो नहीं है। बात यह है कि जब पत्रकारिता में जब आई तो मुझे हमेशा से लगता था लीक पर नहीं चलना है, मुझे लीक वाले काम जो और दुनिया भर कर रही है वो क्यों करना है। तो मन का वही काम था कि कुछ सार्थक करना है, हम जहाँ भी रहें कुछ सार्थक करें जी। और अगर कुछ रूटीन हो गया है जो सारी दुनिया कर रही है उसको छोड़ दो, फिर वो दूसरों के लिए छोड़ दो, वो कर लेंगे, वो तो चल ही रहा है काम। आप कुछ नया कर पाओ और अपने को भी उसमें संतुष्टि रहे और लोगों के लिए कुछ कर पाओ। आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, आज आप मुझसे बात कर रही है तो आपका भी देने का भाव है कि कुछ लोग सीखें, कुछ बात आपसे सीखें, कुछ बात और जिनसे आप बात कर रही हैं उनसे सीखें। तो वही स्वभाव मुझे लगता है एक महिला का स्वभाव है ये। बिल्कुल है। हर महिला का स्वभाव, एक माँ जो होती है ना भीतर की, उसको लगता है कि आसपास थोड़ा सा ठीक हो जाए चीजें। बिल्कुल। तो वो जो स्वभाव, वो पत्रकारिता से भी इतर बात है, वो कहीं पर भी होते हैं आप जी। वो स्वभाव की बात है कि आपको लगता है कि आप क्या कर दो दूसरों के लिए। हमारा जीवन तो मेरी ही जिम्मेदारी है, वो तो किसी और का दायित्व नहीं है, वो तो मेरी अगर कोई तकलीफ है तो उसका मैं दुनिया भर में कहने से उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं 10 बजे भी आती थी तो 10 बजे 10:30 बजे आ रही हूँ तो घर आके घर संभालना, बच्चा संभालना, किचन संभालना और रोटी पकाते पकाते हेडलाइंस देखना फोन पर, वो सब चलता रहा। पर दूसरे को क्या मालूम इसके बारे में कि मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ। और मुझे लगता था कहना भी क्यों है, कि मेरा जीवन है अपना। पर जब थोड़ी व्यवस्थाएं ठीक हुई, धीरे धीरे रूटीन में आई चीज़ें, तो अखबार में जब मैं रही तो वहाँ मैंने ये दायित्व अपने लिए चुना कि मुझे सामाजिक सरोकारों वाले काम करने, मुझे रूटीन काम नहीं करना है। तो वहाँ कुछ एक्सपेरिमेंट किए, वो एक लंबी कहानी है, वो जो अगर आपके दर्शक कभी धरातल वाली पुस्तक अगर पढ़ना चाहेंगे तो उसमें सब चीज़ें दर्ज हैं जी। तो वो मौका जब मुझे मिला, मैं बहुत भाग्यशाली थी कि मैंने भी प्रयास किए और मुझे वो कहते हैं कि जब आप दिल से चाहते हो कोई चीज़ तो वो मिल जाती है आपको जी। तो मेरा काम के बारे में ये था कि कुछ अच्छा करने को मिले, कुछ बड़ा करने को मिले। तो वहाँ मैंने एक व्यवस्था ये बनाई कि हम आंदोलन वाले जो काम है जिसमें कुछ बड़ा बदलाव हम ला सके, ऐसे काम करें जी। तो उस वक्त हमने जो बच्चियों को जो कोख में मारने की हमारे यहाँ गलत प्रथा रही, उस मुद्दे को लेकर हम काम करना शुरू किया। और भी लोग कर रहे थे, और भी पत्रकार थे जिन्होंने शुरू किया था वो काम, मेरे हिस्से का मुझे करना था। तो हमने एक लाडो के नाम से एक पूरा अभियान शुरू किया। बहुत लोगों ने विरोध किया इस नाम का ही पहले तो, कि लाडो मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट है और थोड़ा विद्रोह वाली बात है। मैंने कहा नहीं, लाडो में ही विद्रोह है उसका प्रेम प्यार ही विद्रोह है। राजस्थान में मीरा से बड़ा प्रतिमान क्या है महिला होने का या सशक्त होने का? सबसे बड़ा प्रतिमान क्या है? मीरा। जो चाहा वही किया जी, उसी के पीछे लगी। वो लगन जो है ना, वो लगन अगर आप में है तो उस लगन की कीमत जो भी चुकानी पड़े चुकाएंगे जी। तो वो एक मुहिम हमने शुरू की और वो किस्मत की बात है मेरी कि मैंने जितने भी काम शुरू किए वो कहीं ना कहीं समाज के हित में, नीतियों के हित में कुछ बेहतर काम और बदलाव जो है वो कुछ हुए उससे जी। तो लाडो वाली मुहिम ऐसे शुरू की थी हमने 2011 के आसपास शुरू की थी। आज तो सरकार के बड़े अभियान का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सबसे पहले मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से ही शुरू किया था वो अभियान, और पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वहाँ पर शुरू किया था। और ऐसे होते होते ये लाडो का नामकरण हुआ और मैंने कहा फीमेल फिटिसाइड वाला जो इशू है, कन्या भ्रूण हत्या, इस पर काम करते हैं लगकर। और पूरे राजस्थान भर में ऐसी जाग हुई उसकी कि संस्थाएं जुटी, सरकार जुटी, अच्छे अधिकारी मिल गए और वो एक पूरा मुहिम ऐसा बन गया कि पूरे देश भर में चर्चा होने लगी जी। और चर्चा यहाँ तक हुई कि प्रधानमंत्री कार्यालय तक चर्चा उसकी पहुंची। तो 2017 में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था गांधीनगर में और सरपंचों के साथ उनका संवाद था। उसमें पूरे भारत से ऐसे 5 राज्य चुने गए जहां महिलाओं को लेकर और बच्चियों को लेकर कुछ नए काम हो रहे हों। उसमें से उन्होंने राजस्थान को चुना। और जब राजस्थान को चुना तो राजस्थान का जो जो लोग काम कर रहे थे, अधिकारी थे, उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया कि हम सबको
कौन प्रतिनिधि कर सकते, कौन प्रतिनिधि हो सकता है उस बड़े मंच पर, तो आपको जाना है। तो वहाँ एक मौका मुझे गांधीनगर में, पूरे भारत के 10,000 सरपंच थे, उनके सामने 5 राज्यों को मौका मिला और राजस्थान को रिप्रेजेंट करने का मौका मुझे लगा। तो इस लाडो मुहिम की ये जो खासियत थी कि हमने जो लाइव बर्थ के जो आंकड़े थे, मतलब बच्चियां ज़्यादा पैदा होने लगी, उसकी ट्रैकिंग होने लगी और निगरानी होने लगी, सरकार में भी थोड़ी सी व्यवस्थाएं होने लगी, तो वो एक बहुत अच्छा मॉडल निकल के आया था लाडो के बहाने। तो उसका वो जो संवाद का मौका है वो मुझे मिला उस वक्त, तो आज भी लोग याद करते हैं। और फिर बाद की सरकारों ने इस लाडो के शब्द को ही एक योजना का नाम जो है उन्होंने लाडो ही रख दिया। तो इसलिए फिर ये प्रचलित हो गई ये बात। बहुत अच्छा। पत्रकारिता समूह में बदलाव, पत्रिका समूह में बदलाव की पत्रिका को जन आंदोलन जोड़ने में सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? जन आंदोलन शुरू करना मतलब अपना पूरा जीवन झोंकना होता है जी। तो मुझे याद है कि जब मैंने जब ये जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व जब मैंने लिया 2009 के आसपास की बात है ये, और प्रतिष्ठान में भी मैंने बात की, मैनेजमेंट से बात की कि साहब मुझे रूटीन के काम नहीं करके कुछ हम सार्थक काम करेंगे। तो मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा बैकग्राउंड, मेरा टीचिंग का अनुभव, मेरा रिसर्च का अनुभव और फिर पत्रकारिता, ये सब काम आए, थोड़ा सा मेरे पढ़ाई लिखाई कुछ काम आए। तो ये एक हमने प्रकल्प बनाया मीडिया एक्शन ग्रुप करके, जिसमें हम ये था कि मीडिया, संगठन और समाज, हम सब मिलके कैसे काम करें और एक एक मुद्दा उठाएं, बड़ी मुहिम खड़ी करें, सरकारों से भी बात करें, समाज से भी बात करें, और जो हमारे बूते का है, सोच में बदलाव सबसे बड़ी बात होती है, तो सोच के बदलाव से लेकर नीतियों में बदलाव तक। तो ये जन आंदोलन खड़े किए। तो उसका व्यक्तिगत जीवन में तो ये था कि शायद 2009 से लेकर 2017-18 तक, जब तक ये काम मेरे जारी रहे, तब तक मुझे शायद 4-5 घंटे से ज़्यादा नींद कभी नसीब नहीं, क्योंकि काम, फिर आगे उसके बातचीत, फिर वो आंदोलन वाले जो लोग थे उनके साथ उठना बैठना। तो अक्सर ये होता था या तो वो मेरे घर ही आ जाते थे, तो घर भी घर नहीं रहा था, घर भी एक आंदोलन का अड्डा बन गया था। जी जी। तो वो लेकिन बहुत उसमें आपको तपना पड़ता है, सुनना भी पड़ता है कि अच्छा तुम्हारे लिए तो घर बार कुछ नहीं है, यही प्राथमिकता में है तुम्हारी, तो वो सब सुनना। लेकिन घर वालों को गर्व भी होता था इस बात पर कि इन सब के बावजूद आप कुछ काम जो है समाज के लिए कर पा रहे हो। तो उस तरह का कष्ट नहीं हुआ कभी, लेकिन जो आप कह रही हैं कि बैलेंसिंग जो होती है वो तो पलड़ा जो है, कभी किसी का भारी कभी किसी का भारी, वो चलता रहा। लेकिन बहुत सारे आंदोलन खड़े किए, जिसमें नींव एक अभियान था बड़ा जो सरकारी स्कूलों को लेकर चलाया था, लाडो एक अभियान था, एक एहसास जो हमने अपंग जो निशक्तजन होते हैं उनकी जो अधिकार थे उसको लेकर चलाया। तो उनके साथ उठना बैठना होता। तो ऐसे कई मुहिम, जिसको कि मैंने धरातल जो पुस्तक है उसमें सारे उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया है, उन सारे अनुभवों को। तो वो लंबी कहानी है, क्योंकि 10 साल सिर्फ यही किया। जी 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 जी। तो अमेरिका IVLP फेलोशिप ने आपके दृष्टिकोण को कैसे? हाँ, ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन का। तो मेरा क्या था, स्वभाव ये था मेरा कि मुझे लगता था मतलब नीचे और ऊपर कुछ नहीं है, सबसे मिलना जुलना है और मुझे सीखना है, बस ये अपना एक नज़रिया होता था। तो मैं दिल्ली अक्सर जाया करती थी और अपना काम किया, वो सब स्ट्रगल चलता रहता था। लेकिन मेरा ये था कि इस महीने 2 महीने में एक बार दिल्ली की जो दुनिया है वो राजस्थान को किस नज़र से देखती है, वो नज़र भी चेंज करनी है। तो दिल्ली जब मैं जाती थी तो वहाँ, जैसे आप आज घूंघट में बैठी हैं, जी, तो जी, दिल्ली के मैंने पत्रकारों को और बड़े सर्कल में जो लोग होते थे वो कहते थे अरे बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश है घूंघट में। मैंने कहा घूंघट और पिछड़ेपन का क्या रिश्ता, ये समझाओ आप मुझे। जी जी। मैंने कहा घूंघट तो पिछड़ेपन की निशानी है नहीं। ये समझाने में मुझे काफी साल लगे उनको। मैंने कहा हम भी पहनते हैं, घूंघट में क्या दिक्कत है? मैंने कहा वो आपका जो कल्चर है, वो कल्चर, उसमें आपको जितनी मतलब आपका जो सोच है, अगर ये है कि भाई मुझे घूंघट
रखना है तो वो रखती है, नहीं रखना है तो नहीं रखती है। जहाँ वो उसको लगता है कि नहीं ये मेरे कल्चर का हिस्सा है, उसको संभाले रखा है उसने। पर मैंने कहा उसको पिछड़ेपन से कैसे जोड़ते हो आप, ये समझाओ मुझे। जी मैंने कहा ये आपका सोच ही गलत है। तो उस सोच को मैं दिल्ली जाने का एक मकसद इतना ही होता था कि राजस्थान के प्रति, राजस्थान की खासतौर से महिलाओं के प्रति जो सोच है लोगों की वो बदले, दृष्टिकोण बदले अपने राजस्थान के प्रति। और कई बार मुझे देख के लोग कहते थे आप क्योंकि अंग्रेजी बोलना भी प्रगतिशील होने का एक मानक बना लिया उन्होंने। वाह। मुझे लगता था अंग्रेजी आना क्या एक भाषा ही तो है। मैंने कहा मुझे इस बात की शर्म है कि मुझे राजस्थानी नहीं आती। जी जी जी। गर्व, किसी भी भाषा आपने सीखी तो उस पर तो गर्व हो ही सकता है आपको, लेकिन कोई अंग्रेजी आना कोई ऐसा बात नहीं है कि कोई आप बड़े हो गए उससे। जी। तो वहाँ ये होता था लोग अंग्रेजी बोलते हुए देखते या आप उनसे बातचीत करते, अच्छा आप तो दिल्ली में रहती होंगी। मैंने कहा मैं दिल्ली में क्यों रहूँगी, मेरा घर जयपुर, मेरा राज्य राजस्थान, मैं राजस्थान की हूँ। तो उन्हें अच्छा राजस्थान में ऐसी महिलाएं होती है, मतलब एक बहुत ही स्टीरियोटाइप, बहुत संकुचित दृष्टिकोण वाली जगह जो है, वहाँ पर मुझे जब इन लोगों से जो तथाकथित पढ़े लिखे लोग होते थे तो मुझे लगता था कि बहुत कम समझ है इन लोगों की राजस्थान के प्रति, राजस्थान के कल्चर के प्रति, और यहाँ की जो वास्तविकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसके प्रति भी उनका ध्यान नहीं था। जी। तो वहाँ जब जाना होता था तो एम्बेसीज जाते थे या कहीं जाते थे तो एम्बेसी के लोगों से मिलना जुलना होता था। तो ऐसे ही एक बार बातचीत में उन्होंने कहा, उन्हें भी अच्छा लगता था कि ऐसा कुछ काम हो रहा है राजस्थान में जो कहीं पूरे भारतवर्ष में नहीं हो रहा है। तो वो उन्होंने एक बार मुझसे कहा कि हम चाहते हैं कि आपका और एक्सपोजर हो। मैंने कहा आप जैसा कभी मौका मिलेगा तो दिखते। तो उन्होंने फिर मुझे 2 साल पहले ही इस बात की जानकारी दे दी थी कि हम आपको अमेरिका भेजना चाहते हैं, और उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ के ये मौका दिया। और पूरे महीने भर मैंने अमेरिका देखा, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी। मतलब जिस पर्पस से मुझे भेजा गया उस पर्पस से मैंने बहुत दुनिया का एक पूरा नज़ारा मैं देख कर आई जो शायद अपने बूते संभव नहीं हो पाता। तो वो एक फेलोशिप थी जिसको इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम कहते हैं। उसमें आप आवेदन नहीं कर सकते उसमें वो आपको चुनते हैं उसके लिए। इजराइल की मीडिया रणनीति प्रोग्राम में आपकी सीख क्या रही? इजराइल में गई थी 2013 में। तो इजराइल का भी वही था कि जो काम मैं कर रही थी एक्चुअली, कि मीडिया का इस्तेमाल, पत्रकारिता का इस्तेमाल सामाजिक बदलाव में। तो वो एक प्रोग्राम उनका था, मीडिया फॉर सोशल चेंज करके, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था जिसमें करीब 70-80 देशों के पत्रकार आए थे उसमें। तो उसमें भी उन्होंने यहाँ से भारत से 3 लोगों को चुना था उन्होंने। तो हम 3 लोग, एक दिल्ली से, एक राजस्थान से और एक पश्चिम बंगाल से। जी। हम 3 लोग इजराइल गए। पूरे महीने भर का प्रोग्राम था। महीना भर उन्होंने पूरा इजराइल हमको दिखाया, वहाँ की व्यवस्थाएं, वहाँ कैसे काम करते हैं, क्या सोच है, क्या हिस्ट्री है, वो सब उन्होंने हम उससे परिचय कराया। और बहुत अच्छा अनुभव मुझे लगा कि आज जो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है, आप देख ही रही हैं कि इजराइल है, अमेरिका है, गाज़ा है, ये जो सब कॉन्फ्लिक्ट में है, पैलेस्टाइन है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आज हम देखते हैं तो बहुत चीज़ें अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि वहाँ जाके हमने देखा है। गाज़ा पट्टी में गई हूँ, डेड सी तक हम गए हैं। हम वहाँ का एग्रीकल्चर देखा है, वहाँ का समाज देखा है, वहाँ का मोसाद जो है सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है दुनिया की, एक तरह से बहुत पावरफुल एजेंसी है, उससे हमारा परिचय, उनसे संवाद हुआ। तो वो एक बड़ा एक्सपोजर था जिसने पूरी जो पत्रकारिता करने की जो सोच है उसको और समृद्ध करने में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय पत्रकारिता को किस नजरिए से देखा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मायने में देखिए, भारत की पत्रकारिता जो है, अगर हम अभी के दौर में देखें, पहले के दौर में देखें तो बहुत फर्क है। जी। पहले तो बहुत सीमित साधन थे, सीमित माध्यम थे, अखबार और सोशल मीडिया नहीं था। जी। तो उस दौर में बहुत ज़्यादा लोगों का परिचय भी नहीं था क्योंकि एक व्यवस्था काम करती थी, सरकारी माध्यम है और निजी माध्यम है।
तो जैसा दुनिया भर में जैसा पत्रकारिता हुआ करती थी, वैसे ही भारत में उस तरह की पत्रकारिता थी कि अपना सूचना दी या सामने रखी बात। और सरकारों का कंट्रोल पहले भी होता था, दिखता नहीं था। अभी भी सरकारें, और कुछ मायने में वो जो कंट्रोलिंग है वो ज़रूरी भी होती है, क्योंकि आप सब कुछ खुलासा जो है जनता के सामने नहीं कर सकते। उसमें जिम्मेदारी का भाव जो है, वो जो पत्रकारिता में या मीडिया में जो जिम्मेदारी का भाव है वो जो आना चाहिए, वो अब इसलिए टूट गया है क्योंकि सोशल मीडिया या जो नए माध्यम आ गए हैं जिसमें हर कोई अपने आप को पत्रकार मानने लगा है, बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी तैयारी के। आप खुद है, और आप यूट्यूब, जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं तो यूट्यूबर हैं आप, हाँ। लेकिन पत्रकारिता का प्रशिक्षण बहुत तैयारी मांगता है। जी, उसकी जी। पूरी अगर हमने 2 साल 5 साल पढ़ाई की, उसको किया, तो वो जो जिम्मेदारी का भाव उसमें आता है वो धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि बहुत खुल गया है समाज, सूचनाओं की नीड बहुत हो गई, लोग जानना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप जैसे लोग अब मतलब ये पत्रकारिता कहें या संवाद की दुनिया कहें इसको, जी, जी। तो संवाद होना तो ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है, पर इस संवाद को बेलगाम ना होने दें, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल। तो अभी का जो मीडिया है, जो लोगों का एक सोच है इस मीडिया के प्रति, हाँ, सनसनी फैलाता है, जिम्मेदारी का भाव कम है। जी, जी। मालिक जो है, और मालिक और जो कॉरपोरेट के बीच का जो एक बहुत नज़दीकी, कायदे से नहीं होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा है नज़दीकियाँ। तो जो सच सामने आना चाहिए वो बहुत सारी चीज़ें छिपी रह जाती हैं। जी, जी। इसीलिए इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जिसे कहें, स्वतंत्र पत्रकारिता कहें, या यूट्यूब के माध्यम से या जो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जो कुछ उजागर हो रहा है, मुझे लगता है वो भी अच्छा ट्रेंड है। उसको भी हमें, उसकी कमियां ज़रूर दूर करनी चाहिए, उसमें जिम्मेदारी का भाव ज़रूर आना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी का भाव जो में कमी तो हम सब जगह देख रहे हैं ना। वो तो आप नेताओं से लेकर जो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी से कहीं चूक जाते हैं। तो जो छोटे छोटे ये संवाद की दुनिया में काम करने वाले भी चूक जाते हैं। जी। तो वहां पर सिर्फ ये है कि थोड़ी सी निगरानी, थोड़ा सा प्रशिक्षण, थोड़ी सी दिशा अगर सही मिले तो बहुत ज़रूरी है मीडिया, अच्छा मीडिया, स्वतंत्र मीडिया और जिम्मेदार मीडिया होना। और भारत अभी ठीक पोजीशन में है, मुझे नहीं लगता कि बहुत कोई हम बहुत ज़्यादा भटके हैं। खामियां तो हैं हमारे यहाँ भी, लेकिन ठीक है, इम्प्रूव होंगी धीरे धीरे चीज़ें। जी, जी, जी। महिला पत्रकारों और नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज क्या है? महिला पत्रकारों के सामने, हाँ, चुनौती तो दोनों के बीच नेताओं और महिला पत्रकारों के जी, बीच जी। है। नेताओं के सामने कोई चुनौती नहीं है। नहीं है? नेताओं के सामने क्या चुनौती है? वो 5 साल के सोच के साथ काम करते हैं, महिला पत्रकारों की उसी ध्येय से आते हैं और अपना ध्येय पूरा करके जाते हैं। महिला पत्रकारों के लिए देखिए, मैं इस भेद को थोड़ा सा मानती नहीं हूँ, महिला और पुरुष। जी, मुझे लगता है पत्रकार होता है, बिल्कुल। चाहे अब वो महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, बहुत बड़ी चुनौतियां बात है, दोनों की। बहुत। हाँ, तो मैं कभी भी, अब मुझे अभी कुछ संगठन है पत्रकारिता के, वो पिछले कुछ सालों से लगातार मेरे पीछे पड़े हुए थे, बल्कि कुछ समाज के भी संगठन है, उन्होंने भी मुझे कई बार प्रस्ताव दिया कि साहब हम एक महिला विंग खड़ी करना चाहते हैं। पत्रकारिता के संगठन ने भी कहा कि मैम एक महिला पत्रकारों का एक विंग खड़ा करना। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी इससे सहमति नहीं हूँ, इस बात से ही कि महिलाओं और पुरुष के बीच में ये भेद क्यों करना चाहिए। पत्रकार, महिला डॉक्टर और पुरुष डॉक्टर, महिला और इंजीनियर और पुरुष इंजीनियर, ऐसे तो फिर सारे पेशों में भेद हो जाएगा। राष्ट्रपति वही, हाँ वही, अभी तो बात चली रही है कि राष्ट्रपति क्यों कहना चाहिए उन्हें। तो ये बड़ी सेंसिटिव चीज है जिनको अब इस वक्त पर आके ये खत्म होनी चाहिए चीजें। जी, मैं एक पत्रकार हूँ, हाँ महिला तो हूँ, इसको स्वीकार करने में मुझे तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे महिला कह के आप अलग मत कीजिए। मैं उन्हीं के बीच में घुल मिलकर साथ में बैठकर ही काम करना चाहती हूँ, और वही मेरे लिए सुरक्षित है, वही मेरे लिए, समाज के लिए भी वही ज़रूरी है कि हम सब साथ में उठ बैठकर साथ में विचार विमर्श करके काम करें। बहुत सुंदर संदेश दिया आपने, बहुत ही सुंदर। ग्रामीण और शहरी महिलाओं की आवाज़ को मीडिया में सशक्त बनाने के लिए क्या किया जा सकता है?
अब या आपके मन का सवाल है? बिल्कुल है, आपने घूंघट वाली कह दिया मुझे तो। बिल्कुल नहीं, घूंघट हम सब भी, मैं मतलब हमारे घर परिवार में भी है ना। और घूंघट को मैं मतलब बहुत प्रेम और स्नेह से देखती हूँ हमेशा से। मुझे लगता है मेरा सम्मान बढ़ता है उसमें, ये और हम जैसों के लिए ही है। मतलब आप कुछ आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे इस पर आपको, कि जब हमारे प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि घूंघट हटाओ, एक आह्वान किया उन्होंने पूरे प्रदेश से, तो हम जैसे लोग थे जो फोर फ्रंट में आकर इसका विरोध किया था। मैंने कहा एक वर्ग विशेष तो हटाए और दूसरा वर्ग विशेष ना हटाए। मुस्लिम महिलाएं भी तो रखती हैं, हिंदू महिलाएं भी रखती हैं जी, तो संदेश या तो सबके लिए बराबर का हो। और आप कैसे तय करेंगे? मैं इसका बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ आपको, क्योंकि मैं रामकृष्ण मिशन से निकली हूँ एक तरह से, उसकी विचार से हम पोषित हुए हैं। तो विवेकानंद से किसी ने पूछा एक बार कि विधवा विवाह पर आपका क्या कहना है जी। तो विवेकानंद ने पता है क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा आप ये प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आप किसी विधवा से जाकर पूछिए, वो क्या सोचती हैं ये ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि ये विषय उनसे संबंधित है। तो जो विषय आपसे संबंधित है, राय भी आप ही की होनी चाहिए उसमें। दूसरा व्यक्ति कैसे राय देगा उसमें? आप क्या सोचती है सशक्त बनाने के लिए? मेरा इस बात पर बहुत साल, आज से नहीं कह रही हूं मैं, बहुत सालों से कह रही हूँ जी। मुझे लगता है कि ये जो कहते हैं ना हम कि महिला सशक्तिकरण, ये मेरे जैसे लोगों को चुभता है, बहुत चुभता है। सशक्त किसको किया जाता है? जिसको ये मान लिया जाए पहले कि वो निर्बल है। तो पहले मैं आपको ये एहसास कराऊं, ये बोध कराऊं कि आप कमजोर हैं, तो मैं आपको सशक्त करूंगी। कितना अहंकार है मेरा। तो इसका मतलब हम पूरे अहंकार से पोषित जो व्यवस्था है उसी को हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले उसके लिए मुझे ये स्थापित करने के लिए कि मैंने आपका सशक्तिकरण किया, उसमें पहले तो मेरा अहंकार बढ़ जाता है कि मैंने किया, आप कुछ नहीं कर सकते थे, मैंने आप पर एहसान किया इसलिए आप सशक्त हुई। और दूसरी बात, मैं आपको ये बोध कराऊंगी पहले कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आप बहुत सदियों से पीड़ित हैं, आपके साथ जो कुछ हुआ है उससे आप उभरने में खुद सक्षम नहीं है, तो मेरी आपको सहायता लगेगी। तो मुझे सच में चुभता है ये किसी को भी कहना कि महिला सशक्तिकरण करें। तो मैंने तो एक बार भरे मंच पर कहा ये बात, क्या कुछ सरकारी लोग थे वो महिला सशक्तिकरण, मैंने कहा आप कौन हो सशक्तिकरण करने वाले? आपके घर में सशक्त है क्या महिलाएं? पहले आप अपना घर देख लीजिए फिर कहना है इनको। तो ये मुझे मतलब कहते हैं ना कि बहुत चुभती है ये बात, ये कहना, क्योंकि आप क्यों मानने लगी कि मैं कमजोर हूं? किसने बोध कराया आपको? जी जी जी। विज्ञान क्या कहता है कि जो बच्चियां पैदा होती हैं और बच्चे जब पैदा होते हैं, बेटा और बेटी जब पैदा होते हैं, तो जो सर्वाइवल रेट है वो है बच्चियों की ज्यादा। बच्चियां कष्ट में भी सर्वाइव कर जाती हैं पैदा होने से ही लेकर, ये विज्ञान की देन है। विज्ञान की पैदाइशी हमको कुदरत ने दिया है, चुनौती के साथ संघर्ष और उसमें अब चलते रहने का बल, ये तो कुदरत ने दिया है, प्रकृति ने दिया है हमको। कोई क्या देगा हमको? कोई क्या मदद करेगा? आप बताइए। आप खुद आज हिम्मत करके आप निकली हैं घर से, बात करने निकली हैं, आपने बहुत कष्ट सहे हैं अपने जीवन में, वो बल कहाँ से आया आप में? आपका आत्मबल ही तो है वो। जी जी। बाकी लोगों ने तो सहयोग किया होगा। जो दर्शक सुन रहे हैं, हमारी माँ बहन कोई भी सुनेगी तो उन्हें प्रेरणा जरूर मिलेगी। सहयोग कर सकते हैं हम आपका। सशक्त मैं कैसे करूंगी आपको? वो तो आपका आत्मबल है, आपने ठाना, आपने तय किया तो आप यहाँ तक आई हैं ना। वाह, मैंने क्या किया इसमें? मैं तो सिर्फ वो आहुति देने में, जो हम कहते हैं कि एक चम्मच से हम आहुति दे रहे हैं, उतनी आहुति है बस मेरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जी जी जी। तो माइंडफुल स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की स्थापना के पीछे आपका उद्देश्य क्या?
नहीं, उसके पीछे कुछ उद्देश्य उस तरह से नहीं था। एक मैं अखबार में काम कर रही थी और वहाँ कुछ तकलीफें थी मेरे, कुछ क्या बोलते हैं, वो सच में होते हैं, मतलब वो महिला और पुरुष के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तब याद आता है कि अच्छा आप पत्रकार तो हो लेकिन महिला पहले हो। वो आपको बोध कराते हैं कि आप महिला पहले हो। जी। आप में नहीं होता है ये। आप तो अपने पेशे के प्रति पूरी ईमानदारी से अपना घर झोंक कर, अपना सब, अपनी पढ़ाई लिखाई का पूरा उपयोग करने के लिए आप समाज में उतरते हैं। लेकिन समाज आपको पल पल, पग पग बोध कराता है कि महिला हुआ, महिला हुआ, महिला हुआ। तो वहाँ जो द्वंद्व होता था और वहाँ जो खींचतान होती थी, उससे मैं बहुत परेशान होती थी। तो उस परेशानी से निकलने का रास्ता ये निकला कि ठीक है, टीचिंग के बैकग्राउंड से आए हैं तो चलो वापस से टीचिंग में चलते हैं। तो अखबार में काम करते थे, उन्होंने कहा हमें ज़रूरत है कि भाई एक स्कूल खोला जाए पत्रकारिता का, तो आपसे ज़्यादा बेहतर कौन होगा, अब ये भी संभालिए और वो भी संभालिए। मैंने कहा नहीं, फिर मैं एक ही चीज़ संभाल लूँगी ठीक से। तो वो एक स्कूल शुरू किया जिसमें हम प्रशिक्षण देते थे नए जो पत्रकार थे, जो पत्रकार बनना चाहते थे। और एक व्यवस्था हमने अखबार के अंदर ही ये बनाई कि प्रशिक्षण देंगे और फिर वहीं पर उनका जो भी उनके लिए अवसर होंगे वो हम उनको मुहैया कराएंगे। तो पहले भी मैं कॉलेज में पढ़ाती थी, तो वहाँ पर अखबार में जाके फिर पढ़ाने का काम मिल गया तो वो 3 साल पढ़ाया। फिर होता है कि प्रबंधन का अपना एक सोच तौर तरीका होता है। उन्होंने कहा कि नहीं अब ये नहीं, फिर ये। तो वहाँ क्या स्थिरता और टिकाव जो है ना, वो मतलब आप में भले ही हो लेकिन समाज में नहीं है। आप टिकना चाहते हैं जी। आप टिक के काम करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे का सोच नहीं है वो जी। तो इसीलिए बहुत सारे अच्छे काम होने से रह जाते हैं। और आपके लिए दुख इस बात का होता है कि आप किस कीमत पर कर रहे हो वो नहीं जानते। आपने घर बार का क्या, उसको मैं कोई बलिदान भी नहीं कहूंगी, लेकिन आप सामंजस्य बिठाते बिठाते वहां तक पहुंचे और अचानक आपको आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, तो बड़ी तकलीफ होती है उसमें। तो खैर स्कूल शुरू किया, फिर वो बंद हुआ। फिर तो मेरे हिस्से क्या है कि हर चीज नई करना मेरे हिस्से आते रहा। वाह तो ये भी ईश्वर का मैं सोचती थी कि देन है कि भाई कुछ कॉलेज में तो पहला डिपार्टमेंट जयपुर में जो शुरू हुआ प्राइवेट कॉलेज, वो मैंने शुरू किया। न्यूज़ टुडे जो इवनिंग अखबार था वो पहली बार था, वो मैंने शुरू किया। फिर माइंडफुल स्कूल जो पहली बार किसी अखबार के संस्थान में राजस्थान में पहली बार शुरू, वो मैंने शुरू किया। फिर जो आपने जो कहा कि सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन की जो बात थी, वो पूरा प्रकल्प वो मैंने शुरू किया। तो वो हर चीज़ मेरे हिस्से आई कि बीज डालने का काम मेरे हाथ से हुआ कि आप बीज रोपो, उसको फलने फूलने में जितना समय चाहिए उतना अपने आप को झोंको और फिर आगे बढ़ो। न्यूज़ टुडे की भी बात बताइए। हाँ, न्यूज़ टुडे वही, न्यूज़ टुडे जो है वो इवनिंग अखबार था, मतलब शाम का जो संध्याकालीन अखबार होता है वही था। और वो पहली बार मिड डे अखबार जो मुंबई का बड़ा अखबार है उसके साथ में मिलके शुरू हुआ था। तो उस वक्त वो तलाश रहे थे कि कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें जयपुर में जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों का पकड़ हो जी। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हिंदी और अंग्रेजी और फिर एकेडमिक बैकग्राउंड था। तो फिर मैंने 2005 में जी ये अखबार शुरू किया। जो मैंने कहा कि इवनिंग अखबार चलाना बहुत कष्ट का काम होता है क्योंकि आपको सुबह पहुंचना होता है और दिन में अखबार निकलता है, 12 साढ़े 12 तो मार्केट में आ जाता है अखबार। तो सुबह मतलब वही मैंने कहा कि रात को 3 बजे मैं उठती थी, घर का काम धाम करके 4 साढ़े 4 घर से निकल जाती थी, सुबह दफ्तर पहुंचती थी, अखबार का काम चालू रहता था, फिर 4-5 बज जाते थे आते आते, और फिर घर आके घर का काम करना, फिर रात को वापस वो पेज एडिट करना। आप सोचिए सोने का टाइम ही नहीं होता था, मुश्किल से 2-1 घंटे 3 घंटे की नींद होती थी। ये जिंदगी थी उसमें। तगड़ी तपस्या। नए पत्रकारों के लिए आपका सबसे बड़ा संदेश क्या है? अब नई तकनीक से जुड़ना पड़ेगा उनको। मुझे लगता है कि पत्रकारिता का जो एक दौर था एक मायने में ख़त्म हुआ है। कुछ पेशे जैसे होता है ना, धीरे 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 ख़त्म से होते जा रहे हैं। तो वो जो पत्रकारिता का एक उदात्त उद्देश्य जिसको लेकर किया जाता था काम, वो तो अब ख़त्म हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट ऐसा नहीं रहा। मालिक जो हैं वो तो क्या है, मतलब उद्योग है, उनके लिए उद्योग है वो।
जी, जी। उनके लिए कमाई का साधन है, उनके लिए कोई समाज सेवा का साधन नहीं है ना पत्रकारिता। तो जो इस उद्देश्य से आते हैं कि हमें कुछ करना है समाज के लिए, नौकरी की तरह करना है, तो आइए, बहुत ज्यादा दिल नहीं लगाइए, बहुत ज्यादा अपना इमोशंस जो है उसको अटैच मत कीजिए, तब तो आप पत्रकारिता कर पाएंगे। और ज्यादा आपका समाज के प्रति सोच अगर पैदा हो गया तो दुख पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है तकनीक से नाता अगर कोई नए पत्रकारों को जोड़े बिना उनका गुजारा नहीं है। पहली बात तो डिजिटल मीडिया है, इंडिपेंडेंट भी आप करना चाहते हैं, आप यूट्यूब भी अपना चलाना चाहते हैं या बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है, तकनीक की जो नॉलेज, और अब एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, उससे बहुत सारे काम जो है, और नौकरियां खत्म होंगी। अब कुछ नौकरियां, लिखने के पेशे, पत्रकारिता का पेशा जो है वो अब धीरे धीरे वो तकनीक खा जाएगी, उनको बहुत सारा कुछ खा जाएगी। तो उसमें वही टिका रहेगा जिसका तकनीक पर पकड़ मजबूत है और पढ़ाई लिखाई बहुत है, पढ़ना लिखना नियमित है। अभी के लोग क्या है कि पढ़ने लिखने पर ध्यान नहीं है। अब ये सारी जो आप किताबें देख रही हैं, ये सारी मेरी खुद की खरीदी हुई किताबें हैं, मतलब इससे कई गुना निकल भी चुकी हैं। लेकिन वो जो एक पढ़ने का जो स्वभाव है, वो अगर आप में है तो आप दुनिया को दिशा दे पाएंगे, तो आप दुनिया आपकी बात शायद सुने। नहीं तो अब सभी ज्ञानी हैं, अब तो सबके पास सब एक्सेस है, टेक्नोलॉजी है, कुछ ढूंढना है तो तुरंत अवेलेबल है, तो आपके पास क्या खास है बताने को, तब आपकी बात सुनी जाएगी, नहीं तो वो क्यों आप पर ध्यान देंगे। तो पत्रकारिता बहुत चुनौती भरा पेशा हो गया है हर तरह से, और मुझे लगता है मैं हर पत्रकार को, अब खास तौर से मेरे साथ में या मेरे जो जूनियर लोग थे उनको मैं कहती हूँ कि अपना एक आय की एक वैकल्पिक व्यवस्था ज़रूर करके रखनी चाहिए पत्रकारों को, क्योंकि पता नहीं कि कब क्या, सिक्योरिटी नहीं है, कब आपको नौकरी से हटा दें, कब रख लें, कब क्या आपके साथ में घटना हो जाए तो कौन आपका साथ दे। तो इसलिए थोड़ा सा अपने घर परिवार की थोड़ी सी चिंता ज़्यादा करते हुए एक व्यवस्था अपनी बंदोबस्त करना चाहिए हर पत्रकार। बच्चों की सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों पर काम करने का व्यक्तिगत अनुभव। बच्चों के साथ मतलब मुझे लगता है कि हर उस वर्ग के लिए काम करने का सोचा मैंने अपने पत्रकारिता के एक्टिव दौर में, मेन स्ट्रीम में जब थे, अभी भी जारी है वो। लेकिन सोच सिर्फ इतना सा होता था कि जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनकी अपनी आवाज़ नहीं है, और जो अपनी बात आसानी से कहने के लिए उनके पास सुविधा नहीं है, उनके पास पहुंचना है। तो मुझसे मिलने अक्सर जो अखबार में भी जो लोग आया करते थे, तो लोग हंसते थे कि मैम आप इन्हीं लोगों से मिलना जुलना होता है। तो मुझे ना नेताओं में रुचि थी, ना कलाकारों में रुचि थी, ना बड़े सेलिब्रिटीज़ में रुचि थी। मुझे लगता था इन्हीं के लिए बैठे हैं हम, तो वो सुनवाई होती रहे, वो बड़ी जिम्मेदारी है किसी भी पद पर बैठे हुए, चाहे पत्रकारिता में हो, चाहे आप नौकरशाही में हो, चाहे आप पॉलिटिक्स में हो, चाहे आप साहित्य में हो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? उस अंतिम व्यक्ति की बात पर गौर करना, उसकी स्थिति में सुधार के लिए जो आपसे बन पड़े वो करना। बस उतना ही किया। उसमें कभी बच्चे थे, कभी बड़े थे, कभी वेंडर्स थे, कभी फेरी वाले थे, कभी सरकारी स्कूल के बच्चे थे, कभी लाडो की मुहिम थी, ऐसे चलता रहा कारवां। आप अनेक सम्मानों से सम्मानित हुई है। नेशनल मीडिया अवार्ड 2014, इस पुरस्कार के पीछे आपकी कौन सी पहल रही? हाँ, ये पहल थी जब हमने जो चुनाव हो रहे थे उस वक्त, तो 2013-14 की बात है। तो जब चुनाव हो रहे थे तो ये विचार उपजा कि लोगों का क्या कहना है, लोग क्या चाहते हैं। पर नेता तो अनाउंस घोषणाएं करते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं, लोग क्या चाहते हैं, तो उसकी सुनवाई हो। वही सोच जो मैं कह रही हूँ आपसे कि उसको सुनना ज़रूरी है कि जिनके लिए आप हो वो क्या चाहते हैं उसका तो सुनो आप। और उसमें क्या, उसमें कोई एक वर्ग विशेष नहीं है, उसमें सभी वर्ग है। उसमें महिलाएं हैं, उसमें श्रमजीवी लोग हैं, उसमें मजदूर लोग हैं, उसमें बच्चे हैं, उसमें वणिक वर्ग भी है। तो उसमें सारे समाज के जो अलग अलग घटक हैं उनकी सुनवाई होनी चाहिए, और उसको हम एक मैनिफेस्टो जैसे कहते हैं, घोषणा पत्र, उस तरह से हम तैयार करें। तो मैंने पूरा एक डिज़ाइन किया, उस पूरा एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों की हर विधानसभा में 10-10 बैठकें आयोजित करवाई अलग अलग वर्ग की,
और उन सब की बातों का निचोड़ जो है वो एक घोषणा पत्र के रूप में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट जो है, मतलब 500 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज आप मान लीजिए। राजस्थान की 200, मध्य प्रदेश में शायद 250 थी, और छत्तीसगढ़ में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उससे। तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10 बैठकें और उन 10 बैठकों का निचोड़। तो वो जब काम किया, और वो नेशनल मीडिया अवार्ड पहला निकला था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, उसको जब भेजा तो, और जब मंच पर मुझे तो नहीं मौका मिला जाने का, वो था मेरे काम पर अवार्ड, लेकिन मुझे जाने का मौका नहीं मिला, मैंने सिर्फ दूर से बैठे हुए देखा। पर ये उस काम के बारे में ये कहा गया कि इस काम के मुकाबले, मतलब इसके कंपटीशन में कोई भी नहीं था। वाह जी, बहुत गर्व की बात। और फिर उस वक्त प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो हुआ करता था, जो अब नीति आयोग है अब तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पूरे काम को स्टडी किया, मेरे काम को। उनकी टीम यहाँ पर आई, उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया और उस काम की केस स्टडी बनाकर पूरे भारत भर में उन्होंने प्रचार प्रसार उस काम का उन्होंने किया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको एक तरह से इसको मान सम्मान दिया कि आपने जो काम किया ये हमारा काम था। तो सरकार में बैठे लोग हैं, उनका काम था ये, पर आपने अपने बूते कैसे किया ये काम। तो उन्होंने इसकी पूरी अध्ययन किया, इसकी केस स्टडी बनाई, और इसको मुझे लगता है कि वो भी बहुत बड़ा सम्मान था मेरे लिए। गौरव की बात है। हाँ। विमेन आइकन अवार्ड 2015 महिला सशक्तिकरण के लिए। ये सब अवार्ड्स, मतलब ये सब तो मिलते रहे। मैं बहुत ज़्यादा इनको मुझे थोड़ा झिझक भी होती थी कि इतना सम्मान तो ठीक है, लेकिन काम से जो लोगों के जीवन में बदलाव ला पाए वो बड़ा सम्मान। जी जी। लोग आज भी याद करते हैं कि हाँ, इस तरह का कोई अभियान चला था। कई बार कहते हैं कि मैम दोबारा शुरू कीजिए, पर कई बार क्या होता है, वो माहौल, आपको पूरी व्यवस्था चाहिए होती है ना कुछ चीज़ें करने के लिए, आप अकेले नहीं कर सकते हो बहुत सारे काम। तो ये सम्मान तो मिलते रहे, वो समाज के लिए है ये सब सम्मान, व्यक्तिगत नहीं है कुछ भी। श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार, हाँ, ये भी उसी किसी साथी ने शायद रेकमेंड किया होगा। तो ये समाज के लिए जो हम काम कर रहे थे उसी के लिए ये सम्मान मिला था। तो समाज ने भी बदले में खूब दिया। जल आंदोलन 2022, जल आंदोलन 2019 में शुरू किया था। अवार्ड शायद 22 का होगा, लेकिन जब मैंने पत्रकारिता, मतलब अखबार जब छोड़ा, फिर मैं यूनाइटेड नेशंस के साथ में एक किसी प्रोजेक्ट में एडवाइज़र के तौर पर रही, और उसके बाद मैं दिल्ली में जाना आना रहता था। ये इलेक्शंस चलते थे तो इलेक्शन के टेलीकास्ट में, और उसमें बुलाते थे चैनल्स, तो मैं जाती थी दिल्ली। अच्छे मित्र पुराने जो पत्रकार थे कहते आया करो और थोड़ा डिबेट में पार्टिसिपेट किया करो। तो वहीं पे एक संपादक मिले, एक 5 जने मैगजीन के, तो हम दोनों पैनल में थे, और पैनल से निकले, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं था पहले। तो पैनल से निकले तो उन्होंने कहा क्या कर रही हैं आजकल आप? मैंने कहा कुछ नहीं, बस यही पत्रकारिता है, स्वतंत्र हैं, अभी अखबार छोड़ा ही है। तो उन्होंने कहा आप हमारे लिए लिखिए। तो मैंने कहा लिखना तो सामान्य बात है, लेकिन मेरी जो पृष्ठभूमि है वो आंदोलन की, तो हम कुछ सार्थक करें तो फिर अपन बात करेंगे। तो उन्होंने, फिर उनसे बातचीत होती रही, और बड़े अच्छे, उनका भी सोच उसी तरह का था कि समाज के लिए कुछ सार्थक करें। तो वो उनका ही थॉट था। उन्होंने कहा कि पानी के लिए करें अपन कुछ, आंदोलन शुरू करते हैं। तो जल आंदोलन का ऐसे ही विचार उपजा, फोन पे ही बात होते होते, और हमने कहा चलिए एक जल आंदोलन शुरू करते हैं। तो फिर मैं पूरे भारत भर जाके जहाँ जहाँ पानी से संबंधित अच्छे समुदाय के काम हो रहे थे, जो छिपे हुए थे, किसी की नज़र में नहीं थे, ऐसी कहानियाँ लिखनी शुरू की हमने। और फिर इस कहानी को उन्होंने इतना सम्मान दिया कि 2022 में उन्होंने ये जो उनका प्रकाशन समूह का जो एक पुरस्कार होता है, मैंने मना भी किया। मैंने कहा अरे भाई आप ही का प्रकाशन, आप ही ने कहा, मैं लिख रही हूँ, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। कहते नहीं, पूरी जूरी ने कहा है कि ये काम बहुत अच्छा काम है और इसको सम्मान मिलना चाहिए। तो वो सम्मान उन्होंने, और उसमें कुछ शायद धनराशि भी मिली थी उस वक्त। जी जी। लेकिन लोगों, मतलब ये है कि जो काम किया उसका असर भी हुआ, और उसके बदले समाज ने सम्मानित भी किया। तो ये सब साथ साथ चला। सेफ चाइल्डहुड अवार्ड ये भी सब, हाँ, मतलब फिर तो ये हुआ कि एक छाप सी लग जाती ना आप पर कि भाई आप आंदोलन से जुड़े हुए हो। अब मुझे कभी भी अपने आप को एक्टिविस्ट कहना, मतलब मुझे लगता था एक्टिविस्ट तो आपका खुद का मतलब बड़ा है। मतलब सभी एक्टिविस्ट है, जो आप भी करने की कोशिश कर रही है वो भी एक्टिविज्म ही है। कोई भी कुछ सोच में बदलाव, व्यवस्था में बदलाव, कुछ समाज में बदलाव की कोशिश जो भी है वो एक्टिविज्म ही तो है।
तो मैंने कुछ नया, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ बहुत हटकर किया, लेकिन सतत किया, बस ये है कि लगातार किया उसको, तो बस वो जारी रहा और चलता रहा। जी जी जी। वो चेंज मेकर लीडरशिप अवार्ड 2023। हाँ, ये सब अवार्ड तो मतलब ऐसे जिक्र ही करेंगे चेंज मेकर कोई नहीं है, चेंज मेकर सब जो छोटा छोटा जो काम हम कर रहे हैं वही बदलाव के लिए जो कुछ काम करते रहे। तो संस्थाएं हैं जो आपको, आपके ऊपर छाप लग गई ना कि आप कुछ अलग हटके कर रहे हैं, तो वो फिर आप चाहती हैं कि हमारे यहाँ ये अवार्ड है वो अवार्ड है। तो मैंने अपनी तरफ से कभी ना तो कोशिश की कि कोई अवार्ड मुझे मिले, बल्कि कई बार मना भी किया कि मैं नहीं स्वीकार करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि भारत प्रकाशन का जब मिला तो मैंने कहा कि मुझे झिझक है ये सब, क्योंकि ये रूटीन के काम में कर रहे हैं हम। जी जी जी। पर ठीक है, उनको लगता है कि नहीं सम्मानित होना चाहिए, तो वो ये सब अवार्ड उसी सिलसिले में है। भविष्य में अपनी लेखनी और अनुभव में समाज और मीडिया जगत में किस दिशा में योगदान देना चाहेंगे? पता नहीं, मैंने मतलब आपको सच बताऊं रजनी जी कि मैंने कभी तय नहीं किया जीवन में बहुत योजनाएं नहीं, अच्छा बनाई तो वो कभी सफल नहीं हुई। अच्छा अच्छा। तो मैंने क्या कि सब ऐसे क्या बोलना चाहिए, अनियोजित। मैं ज्यादा नहीं प्लान करती हूँ कि आगे क्या करना है, फिर क्या होना है। अभी टीचिंग का काम कर रही थी, वो छोड़ दिया, नहीं उसमें सार्थकता नहीं लगी तो छोड़ दिया। अब ये नहीं सोचती कि आगे क्या होगा। जी जी। जो ईश्वर कराएगा अपने हाथ से, बस वो कराता रहे, इतना है कि कुछ सार्थक होता रहे, कुछ अच्छे काम अपने हाथों होते रहे। इससे ज्यादा कभी कुछ और नहीं चाहा मैंने अपने लिए। तो वो काम तो होते रहेंगे। कुछ संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जी। एक संस्था है निर्मला गजानन फाउंडेशन है पुणे की, अभी शुरुआत की है उसकी। तो अभी जम्मू में कुछ स्कूलों, आर्मी के स्कूल्स हैं, बच्चों के लिए कुछ काम शुरू करने जा रहे हैं। तो अभी परसों तरसों मैं वहीं जम्मू जा रही हूँ। तो नाना पाटेकर साहब का नाम अगर आपने सुना है तो वो कौन नहीं जानता। तो वो बिल्कुल पारिवारिक स्नेह जैसा हमसे रखते हैं। तो उनकी जो संस्था उन्होंने शुरू की है उसमें एक ट्रस्टी के तौर पर मैं शामिल हूँ। तो उसी सिलसिले में, तो जहाँ अपनी बुद्धि और अपने लेखन का सही इस्तेमाल हो जाए, वो बहुत स्नेह रखते हैं, उनका पूरा परिवार बहुत स्नेह रखता है। और कदर सिर्फ आपकी लेखन की और आपकी सोच की है, उसमें बाकी क्या है हमारे पास में। तो उसकी उन्होंने कदर की और इतना बड़ा मौका मुझे दिया कि आप हमसे जुड़ो। आगे बढ़ के उन्होंने कि इस काम में जो हम साथ में मिल के कर सके, तो वहाँ भी जुड़ी हूँ और कुछ संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। तो काम बहुत है करने को। तो वो सब मुझे लगता है चलता रहेगा। तो ऐसी कोई योजना आगे की मेरी कोई योजना नहीं है मेरे पास में। बस ये है कि अच्छा काम करने की मंशा है, तो उस मंशा को जितना समर्थन प्रकृति से और ईश्वर से मिलेगा वो होगा। अपने समाज, अपने देशवासियों को क्या संदेश देंगे, क्या शुभकामना देंगे? अभी मुझे लगता है कि भारत में होना, भारतवासी होना, ये बहुत गौरव की बात है। ये बहुत बड़ा अवसर है हम सबके लिए कि हमारी जो सनातन परंपरा है जी, हमारा जो दर्शन है, जो फिलॉसफी नहीं है, जो दुनिया में जो फिलॉसफी है वो उस फिलॉसफी से बिल्कुल अलग हमारा दर्शन है जी। उस दर्शन में स्वयं को जानना, उससे सीख कर या उसे समझकर आचार विचार में उसे उतारना। जिसे कहते हैं श्रवण, मनन और निदिध्यासन। ये पहले अच्छा सुनना, उस पे चिंतन मनन और फिर उसको एक्शन में लाना। ये 3 अवस्थाएं अगर हम माने, तो उसको अगर हम समझ लें, तो ये जो अभी भरोसे का संकट पैदा हुआ है, जो अपराध हैं या जो गलत प्रथाएं हैं, इन सब से छुटकारा क्योंकि अगर इस देश की सुगंध को हमें रखना है जी, उसी तरह से रखना है जैसी हमें मिली है, वो सुगंध तभी रहेगी जब हम उस स्वभाव में रहें। तो भारत के लिए तो बहुत बड़ा अवसर है। दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, द्वंद्व चल रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो हम कभी कमजोर ना पड़े। हम अपने स्वाध्याय, अच्छी संगत, अच्छा सोच, अच्छा विचार, ये अगर हम अपना लें तो खुद का जीवन, आसपास का वातावरण और पूरा देश और समाज, उन सबके लिए
और उसमें आप थोड़ा स्वार्थी भी हो जाएं कि इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्नता किसे है, वो आपको स्वयं को होगी सबसे ज्यादा प्रसन्नता। तो जब आप प्रसन्न हैं तो आप भी वही बांटेंगे जो भीतर है। तो भीतर को बस उस चीज से भर लेना है जो हम समाज में आसपास में देखना चाहते हैं। और बाकी मुझे नहीं लगता मैं किसी को कुछ बता सकती हूँ। मैं तो अपने आप को ही समझने की अभी प्रक्रिया में हूँ, सीख रही हूँ। और भारतीय दर्शन लेकिन ऐसा एक संसार है जिससे जुड़ना चाहिए, सबको समझना चाहिए कि हमारे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो केवल ऋषि मुनि नहीं थे, वो देश को दिशा दिखाने वाले लोग थे जी। राजा भी अगर कृष्ण ना होते तो अर्जुन क्या करते, वाह। अगर गुरु समर्थदास ना होते तो छत्रपति शिवाजी कैसे होते। तो मैं कहती हूँ कि दो गुरु जो है वो आपके जीवन में होने ही चाहिए। तो एक गुरु तो आपको प्रकृति ने दिया है, वो है माँ, और दूसरा गुरु आपको जीवन में मिलना चाहिए, आपको ढूंढना चाहिए अगर नहीं है तो, क्योंकि दिशा आपको वही देगा। तो ये दो गुरु अगर आपके पास है तो आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, समाज और पूरी देश की व्यवस्था, उस सब में जो सुधार की जितनी भी परतें हैं, वो सब परतें जो है वो ठीक होती जाएंगी। साथियों, ये था डॉक्टर शिप्रा माथुर से वार्तालाप, उनके अनुभव, जो उन्होंने जर्नी जी है, किस तरीके वो महिला है, कितनी योग्यतावान है, फिर भी लचीलापन देखिए। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला मेरे लिए और यहाँ पधारी, और इतना अच्छा काम आप कर रही हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका काम बहुत आगे बढ़े और बहुत लोग आपसे प्रेरित हो। जी, कितना सौम्य स्वभाव, कितना आपका मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, इतना क्या है, सब जिंदगी की बातें हैं और कुछ नहीं है। जी।